तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो करीब 300 साल पुराने इतिहास से जुड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी आधुनिक राज्य व्यवस्था यानी मॉडर्न इंडियन पॉलिटी आखिर बनी कैसे। सच तो ये है कि इसका आधार किसी बहुत बड़े लोकतांत्रिक सपने से नहीं, बल्कि एक बेलगाम विशालकाय मेगा कॉरपोरेशन को कंट्रोल करने की कोशिशों से शुरू हुआ था। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ने, जो शुरू में बस एक कॉर्पोरेट मोनोपोली को काबू करने के लिए बनाए गए थे, अनजाने में ही हमारे आज के संविधान की नींव रख दी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इस सफर को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कंपनी रूल बिगिंस। दूसरा, टेमिंग द मेगा कॉर्पोरेशन। तीसरा, द क्राउन टेक्स चार्ज। और आखिरी, सीड्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटी। ये पूरा का पूरा इतिहास दरअसल एक एक्शन और रिएक्शन का चक्र है, जिसे हम बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है कंपनी रूल बिगिंस, अ मेगा कॉर्पोरेशंस राइज। बात है सन 1600 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिला। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए जरा सोचिए। मान लीजिए आज की सरकार किसी बड़ी मेगा कॉर्पोरेशन जैसे टाटा या रिलायंस को एक सॉवरेन सील दे दे कि जाइए विदेशी जमीन पर कब्जा कीजिए, वहां अपना रूल चलाइए और वहां से टैक्स वसूलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जैक्ट यही कर रही थी। वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां अपना पूरा वर्चस्व कायम कर लिया। लेकिन असल गेम चेंजर था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। इसके तुरंत बाद 1765 में कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से दीवानी राइट्स हासिल कर लिए। अब इस दीवानी राइट्स का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर प्रांतों का रेवेन्यू जमा करने की एब्सोल्यूट ताकत। इसका असर समझ रहे हैं आप? कंपनी के पास अब आम जनता से बेपनाह पैसा वसूलने का पूरा अधिकार आ गया था, पर उनकी जनता की भलाई या विकास के प्रति जीरो अकाउंटेबिलिटी थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। अब आते हैं हमारे दूसरे दौर पर, टेमिंग द मेगा कॉर्पोरेशन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेप्स इन। जब कंपनी के अधिकारी इतना अंधाधुंध पैसा कमाने लगे तो वो लंदन वापस आकर बेहद आलीशान राजवाड़ों वाली जिंदगी जीने लगे। उनके इस असीमित और भ्रष्ट धंधे को देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट लिटरली घबरा गई। उन्हें लगा कि ये प्राइवेट कंपनी अब पूरी तरह उनके हाथ से निकल रही है, इसे हर हाल में काबू में लाना ही पड़ेगा। तो इस मेगा कॉर्पोरेशन पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानूनों की एक लंबी लड़ी लगा दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और ऐसे ही करते करते 1853 तक कई चार्टर एक्ट्स पास किए गए। इनमें से हर एक कानून का मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को धीरे धीरे कम करना और एक क्लियर हायरार्की सेट करना था। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बीज बोया। इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक नया पद बनाया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति बने। साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये दरअसल कंपनी की मनमानी पर लगाम लगाने का पहला सबसे बड़ा और कारगर प्रयास था। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डबल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार। एक तरफ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के व्यापारिक या कमर्शियल काम देखते थे, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों को देखना था। यानी आसान शब्दों में कहें तो मुनाफा कंपनी का, पर ताकत धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के हाथों में जाने लगी की। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हर 20 साल में आने वाले चार्टर एक्ट्स ने कंपनी की शक्ति को सिस्टम से बिल्कुल निचोड़ लिया। 1793 में उन्हें 20 साल की मोहलत और दी गई। 1813 आते आते चाय और चाइना के व्यापार को छोड़कर उनकी बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई, व्यापार पूरी तरह से बंद। और आखिरकार 1853 में मकाले कमेटी की सिफारिश पर इनके हाथों से सिविल सर्विसेज की मोनोपोली भी छीन ली गई और इंडियंस के लिए फाइनली ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया गया। लेकिन इन सब धीमे बदलावों के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया? वो कौन सी बड़ी घटना थी जिसने ब्रिटिश सरकार को ये कॉर्पोरेट नकाब पूरी तरह से उतार फेंकने पर मजबूर कर दिया? एनी गेसेस?
जवाब सबको पता है, 1857 की क्रांति। इस गदर ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। इसके तुरंत बाद इमरजेंसी मोड में 1858 में एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया गया। इस एक सिंगल एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत का पूरा टेरिटोरियल और रेवेन्यू कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। द फसाड वॉज फाइनली ओवर। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द क्राउन टेक्स चार्ज, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ये पूरी तरह समझ चुका था कि अगर उन्हें लंबे समय तक भारत पर राज करना है तो उन्हें असंतुष्ट भारतीयों को थोड़ा संतुष्ट करना ही होगा और साथ ही उन्हें बांट कर भी रखना होगा। यहाँ से डायरेक्ट गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। अब गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। इसके साथ ही लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया, जिसके पास एब्सोल्यूट ताकत थी। कंपनी का वो पुराना डबल गवर्नमेंट सिस्टम अब पूरी तरह से इतिहास बन चुका था। क्राउन रूल आते ही उन्होंने भारतीयों को सिस्टम में दिखावे के लिए शामिल करना शुरू किया। 1861 के काउंसिल्स एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़ा गया। 1892 आते आते इन मेंबर्स की संख्या थोड़ी और बढ़ाई गई और उन्हें बजट पर बहस करने की अनुमति भी मिल गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके पास कोई रियल वोटिंग पावर नहीं थी। ये बस एक तरह का अपीजमेंट था ताकि लोग शांत रहें। आइए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सीड्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटी नियरिंग इंडिपेंडेंस। ये वो दौर था जब एक तरफ हमारी आधुनिक लोकतंत्र यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी के आधारभूत कानून बन रहे थे और दूसरी तरफ समाज में गहरी राजनीतिक और सामाजिक दूरियां भी कानूनी रूप ले रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवादी दबाव बेहद तेजी से बढ़ रहा था। इस नए प्रेशर को हैंडल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगातार कई कानूनी बदलाव किए। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1927 का साइमन कमीशन, 1932 का कम्युनल अवार्ड और आखिर में सबसे बड़ा फाउंडेशन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आइए इनमें से कुछ सबसे जरूरी पड़ावों को समझते हैं। 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने एक बेहद कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसका सीधा मतलब था कि किसी एक धर्म के प्रतिनिधि को सिर्फ उसी धर्म के वोटर्स ही चुन सकते थे। हम यहाँ फैक्ट पर बात कर रहे हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यही दिखाते हैं कि कानूनी तौर पर हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीतिक नींव यहीं पड़ी थी और यही वजह है कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर, जिसने प्रांतों में डायरकी यानी दोहरी व्यवस्था लागू की। इसमें पावर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे छोटे मोटे मामले इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, रेवेन्यू और फाइनेंस जैसे सबसे जरूरी और ताकतवर मुद्दे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पूरी तरह से अपने हाथ में ही रखे। वैसे 1919 का ये एक्ट हमारे आज के सिस्टम से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सोचिए जरा, इसी एक्ट ने देश में पहली बार बाइकैमरलिज्म शुरू किया, यानी दो सदन वाली संसद, जो एग्जैक्टली हमारी आज की लोकसभा और राज्यसभा का पूर्वज है। और हाँ, इसी एक्ट के आधार पर 1926 में ली कमीशन के जरिए यूपीएससी के प्रिकर्सर यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी हुई थी। हमारी आज की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट यहीं से आया है। इस दौर का एक और बड़ा और हाई स्टेक्स टर्निंग पॉइंट था 1932 का कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश सरकार ने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी वंचित वर्गों के लिए भी अलग इलेक्टोरेट का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि इससे भारतीय समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वंचित वर्गों के पॉलिटिकल राइट्स को हर हाल में इंश्योर करना चाहते थे। आखिरकार एक लंबा डेडलॉक टूटता है और दोनों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत हिंदू इलेक्टोरेट को एक रखा गया और उसकी जगह डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की गईं। यही आगे चलकर आधुनिक भारत की आरक्षण व्यवस्था का रूप लेता है। यहाँ हम स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं।
तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए, हमारी इस आधुनिक राजव्यवस्था का, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी का कितना बड़ा हिस्सा दरअसल एक मेगा कॉरपोरेशन को काबू में रखने की कोशिश का डायरेक्ट नतीजा है। 300 साल का एक लंबा सफर, जहां व्यापारिक मुनाफे को बढ़ाने और बाद में उसी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की इन ब्रिटिश कोशिशों ने संवैधानिक कानून का रूप ले लिया। क्या किसी ने कभी सोचा था कि हमारे इस विशाल संविधान की शुरुआत किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम को काबू करने के चक्कर में हुई होगी? सोचिए इस पर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।